डिकोड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉजिकल फेलिसिस के बारे में जानने वाले हैं। आपके एग्जाम यूजीसी नेट पेपर 1 में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फेलिसिस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पहले हम फेलिसिस के बारे में जाने कितने प्रकार की फेलिसिस है हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाती है। हम जान लेते हैं फेलिसिस होती क्या है। तो देखो, आपने काफी बार देखा होगा कि पॉलिटिशियंस, आपके मित्र या फिर आपके बड़े ताऊ चाचा लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बातों को कहते हैं कि सुनने में तो लगता है कि हाँ, तार्किक बातें कह रहे हैं, काफी लॉजिकल बातें कह रहे हैं, लेकिन जब आप ध्यान से उन बातों पर विचार करते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं, इनमें कुछ भी तार्किक नहीं था। ये केवल हमको बातों में बेवकूफ बनाकर चले गए, जैसे अधिकतर पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं। क्या कहते हैं वो, कि जो सच्चा देशभक्त होगा वो सरकार के विरुद्ध नहीं जाएगा। सच्चा देशभक्त वो होता है जो सरकार के विरुद्ध नहीं जाता। सच्चा देशभक्त वो जो कि देश छोड़कर नहीं जाता। अब ऐसी ऐसी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है कि हाँ, बात तो सही है कि सच्चा भारतीय वही है जो कि भारत में रहता है। लेकिन अगर ध्यान से आप सोचो कि ये क्या बात सही है, तो नहीं, ये बात सही नहीं होती। क्योंकि काफी लोग काम के सिलसिले से बाहर भी जाते हैं, देश के बाहर, क्योंकि भारत में शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर कुछ और रीजनों से। तो क्या उसको आप भारतीय नहीं कहोगे? तो वो भी तो भारतीय है, लेकिन आपने जिस प्रकार से बातों को आगे रखा, सुनने में लगा कि शायद आप तार्किक बातें कर रहे हो, लॉजिकल बातें कर रहे हो, लेकिन आप लॉजिकल नहीं थे, आप इलॉजिकल बातें कर रहे थे। जैसे काफ़ी बार हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट का जवाब हमें आर्गुमेंट से देना चाहिए, लेकिन हम आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से ना देकर किसी और तरीके से देते हैं। जैसे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, हम तुम्हें देख लेंगे। अब ये क्या है, वो कोई अगर तर्क रख रहा है व्यक्ति, तो उसके तर्क का जवाब तर्क से देने के बजाय हम उसको डरा रहे हैं। ठीक है, मैं ऑफिस नहीं आ पाया, या फिर मुझे पास कर दीजिए क्योंकि मुझे पास कर दीजिए क्योंकि मेरे घर की स्थिति काफी खराब है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये बात तो सही है कि आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन पास तो आप अपनी काबिलियत से होगे ना। आप नंबर लेकर आ जाओ, पास हो जाओगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा आपको समय दे दें, हम अगले दिन एग्जाम ले लें, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमें पास कर दे क्योंकि मम्मी बीमार थी। आप एग्जाम देकर पास होइए, राइट। ये बात जब सुनते कि हाँ, मम्मी बीमार थी इसलिए पास कर दीजिए, ये थोड़ा क्या लगता है, सुनने लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये परेशान था, दुखी था, तो कर देते हैं। लेकिन तार्किक रूप से सोचे कि ठीक है, मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन एग्जाम तो अलग चीजें होती है ना। तो ये क्या आपकी ये भ्रांतियां होती हैं। सुनने में तो तार्किक लगती हैं बातें, लेकिन वो तार्किक नहीं होती है। जैसे हमारे घर के ताऊ चाचा काफी बार इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप उनको कोई बात बता दो, कोई आर्ग्यूमेंट रख दो, कोई अच्छी बात उनको बता दो, कोई अच्छी आर्ग्यूमेंट उनके सामने रख दो, तो वो उस आर्ग्यूमेंट पर ध्यान ना देकर, उस आर्ग्यूमेंट का जवाब ना देकर आप पर हमला कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह 10 बजे सोकर उठे हो और आपने कोई पॉलिटिक्स के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट रखी है, शायद आपके आर्ग्यूमेंट सही हो, लेकिन वे सुनकर क्या बोलेंगे, तुम तो रहने ही दो, तुम तो सुबह सोकर भी नहीं उठते हो। अब जो इस बात को सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ, बात तो सही है, सोकर भी नहीं उठता, ये क्या बताएगा हमको। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचो, तो शायद वो रात भर पढ़कर सोता हो, शायद वो राजनीति में एक्टिव रहता हो, रात भर अपना काम करता हो, फिर सुबह लेट उठता हो। लेकिन आपने सीधा उसकी पर्सनैलिटी पर अटैक कर दिया कि तुम सुबह सोकर नहीं उठते हो, तुम अच्छे से खाते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारी बातें नहीं सुनी जानी चाहिए। तो ये कहलाती है आपकी भ्रांतियां। तो एक एक करके हम जो महत्वपूर्ण भ्रांतियां हमारे पास हैं, फेलेसीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो भ्रांति है, फेलेसी है, वो ये है आपकी अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। इसमें क्या है, तो इसका आपके पास फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट क्या है कि अगर ए सही है, अगर ए सही है तो बी भी सही होगा। या आपको बात बताई गई है, आर्गुमेंट रखी गई है। इसके जवाब में क्या है कि अगर बी भी सही है तो ए अपना आप सही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर बारिश हो रही है तो जो मैदान है वो गीला हो जाएगा, ग्राउंड इज वेट। अब ठीक है, ये बात तो ठीक है कि बारिश होने से ग्राउंड गीला हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ग्राउंड गीला है, इसका मतलब बारिश हुई है। अब सुनने में तो बात लगती है कि हाँ, बात तो सही है कि जब बारिश होने से ग्राउंड गीला होता है, तो ग्राउंड गीला हमें दिख रहा है, मतलब बारिश हुई है। लेकिन आप ध्यान से सोचो तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो ग्राउंड है वो अलग प्रकार से भी गीला हो सकता है। जैसे कोई ट्रक ने पानी का छिड़काव कर दिया हो, किसी आंटी ने सफाई करके पानी वहां पर गिर दिया हो। ठीक है, काफी सारे कारण इसके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बारिश आई हो। लेकिन हमने क्या बोला कि बारिश हुई है इसलिए ग्राउंड गीला है, और ग्राउंड गीला है इसलिए बारिश हुई होगी। तो ये बात आपकी सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन लॉजिकल नहीं है। इसी को हम अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, परिणाम की पुष्टि करना। जैसे, अगर मैं टीचर हूं तो मेरे पास बुक्स होंगी। ठीक है, टीचर के पास बुक होती ही है, ये बात सही है। लेकिन अगर मेरे पास बुक है तो मैं टीचर हूं, या फिर मुझे टीचर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? सुनने में तो लगता है कि हाँ, बात तो ठीक है। जब टीचर आप होंगे तो बुक्स आपके पास होगी, आपके पास बुक है तो स्वाभाविक सी बात है, आप टीचर होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप रद्दी वाले भी हो सकते हो।
लेकिन आपकी बात सुनकर ऐसा लगा शायद ये सही कह रहा है। यही आपकी फेलेसी है। फिर अगर वो मुंबई में है इसका मतलब वो इंडिया में है, ये बात सही है क्योंकि इंडिया में आप मुंबई है। अगली बात क्या बोली गई, इसको आगे बढ़ाते हुए आर्गुमेंट क्या रखी गई कि वो इंडिया में है इसका मतलब उसे मुंबई में होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं। सुनने में लग सकता है कि हाँ बात सही है, लेकिन सुन ये आपकी बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया में तो काफी सारे शहर हैं, उसमें से एक शहर मुंबई है। तो आप अगर ऐसे बात बोलोगे तो समझ में आ जाए कि हाँ भैया चीजें गलत जा रही हैं। अगली फैलेसीज के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो अगली फैलेसी है आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। इसमें क्या होता है, तो आप जानते हो हमने इस चैप्टर में प्रेडिकेट्स और सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा, कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमारे पास दो प्रपोजिशंस होते हैं, P1 P2 और कंक्लूजन होता है, जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने प्रपोजिशन में देखा था कि दो जो जो टर्म दोनों में कॉमन होती है वो मिडल टर्म कहलाती है, और एक कट कर कंक्लूजन में इसका जिक्र नहीं आता है, राइट। तो जब मिडल टर्म की वजह से कंफ्यूजन हो रही हो, या फिर मिडल टर्म के हट जाने की वजह से हमें दिख रहा हो कि ठीक है तर्क तो हमने दे दिया, लेकिन जब ध्यान से सोचे तो गलत तर्क हमने दिया। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि अगर सभी ए सी हैं, जैसे आपका P1 हम मान ले ए सभी सी हैं, और P2 क्या बोला गया हमको, सभी बी भी सी हैं। तो कंक्लूजन हमें क्या बताया गया कि अब जब मिडिल टर्म आपकी ये हो गई तो मिडिल टर्म क्या होती है, कट जाती है, और कंक्लूजन मिडिल टर्म का जिक्र नहीं आता। तो हम क्या बोलेंगे, सभी ए बी है। तो यहां पर जो कंफ्यूजन और जो भ्रांति उत्पन्न होगी वो आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म से भ्रांति उत्पन्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप एग्जांपल, सभी बिल्लियां एनिमल हैं, सभी कैट्स एनिमल है, ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है। ऑल डॉग्स आर एनिमल, दोनों बात सही है। लेकिन जब आप इनको P1 P2 के रूप में लिखोगे तो आपका एनिमल कट जाएगा, और क्या आएगा आपको कंक्लूजन में, कंक्लूजन में आएगा आपका ऑल कैट्स आर डॉग, या फिर कैट्स आर डॉग। अब क्या ये बात सही है? तो नहीं। आपने आर्गुमेंट तो रखकर इसको बता दिया कि हाँ ऑल कैट्स आर डॉग या फिर कैट्स आर डॉग, लेकिन क्या वास्तविकता में बात सही है? तो नहीं, वास्तविकता में बात सही नहीं है, और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म कहलाती है। जैसे ऑल पोइट्स आर ह्यूमन, ठीक है, सभी जो आपके पोइट वगैरह होते हैं सब इंसान ही होते हैं, और ऑल पेंटर्स आर ह्यूमन। लेकिन अब आप यहाँ पर मिडिल टर्म को हटाओगे कंक्लूजन में लिखने के लिए, तो ये हट गया ह्यूमन, और पोइट्स आर पेंटर। तो क्या बात सही है? तो जिस प्रकार से आपने बातों को कहा उस प्रकार से तो ये बात सही है, लेकिन वास्तविकता में बात सही नहीं है, तो ये भ्रांति है। फिर ऑल हिंदूज आर इंडियंस, ये बात सच हो सकती है, और मुस्लिम्स आर इंडियंस, ये बात ठीक है। तो हमने इंडियन को क्या किया, यहाँ पर मिडिल टर्म करके हटा दिया। तो क्या जो कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास यहाँ पर तर्क देते हुए कि हिंदूज आर मुस्लिम, क्या ये बात सही है? नहीं। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फेलेसी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, अटैकिंग द पर्सन, व्यक्ति पर हमला करना। आपने काफी बार देखा होगा कि अधिकतर क्या होता है कि पॉलिटिशियंस करते हैं ऐसा, या घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, जहां पर आप अगर उनको कोई आर्ग्यूमेंट कोई तर्क देते हो ना, तो आपके तर्क पर चिंतन मनन किए बिना वो आपकी धज्जा उड़ा देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की धज्जा उड़ा देते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है डिस्क्रेडिटिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, की आर्ग्यूमेंट पर होनी चाहिए थी बातें कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट रखी और आप इस पर दूसरी आर्ग्यूमेंट रखो इसके विरोध में, लेकिन आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट रखने की बजाय आपने मुझ पर ही हमला कर दिया, ये फिर जिस जो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट रख रहा है उस पर हमला कर दिया। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई 10 बजे सौ उठाया, फिर वो फेल हो जाता है एग्जाम में, तो उसने अपना ओपिनियन पॉलिटिक्स पर रखा। मान लीजिए कोई ताऊ चाचा वगैरह बैठे हुए हैं, राजनीति पर बात कर रहे हैं, और आप गए, आपने या फिर आपको कोई दोस्त गया, उसने बताया कि ठीक है राजनीति में ऐसा होना चाहिए। अब उसने तर्क दिया आपके दोस्त ने, तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए उनको क्या करना चाहिए था, उनको तर्क देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तर्क नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम तो रहने दो, तुम्हारे जो तुमने तर्क दिया उस पर क्या क्या उसको क्या सुने हम, क्या भरोसा करें उस पर, तुम तो पढ़ते भी नहीं हो, तुम तो सुबह देर में सो कर उठते हो, तुम्हारे तो नंबर भी नहीं आते। अब देखो सुनने में बात बिल्कुल सही लगती है कि हाँ भैया तुम्हारी बात क्यों माने, तुम तो पढ़ने में अच्छे भी नहीं हो, तुम्हें तो राजनीति आती भी नहीं है, ऐसी सी बात बोल देते हैं उसको हम, तुम तो खुद करप्ट हो, ऐसी सी बातें बोल देते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली सोचें, आर्ग्यूमेंट के रूप से अगर सोचें, तो हमें उसकी आर्ग्यूमेंट का आर्ग्यूमेंट से जवाब देना चाहिए था, रेदर देन कि ये फालतू की बात कर दें। ठीक है शायद वो लेट सोकर उठता होगा, क्या आप तो रात भर पढ़ता हो, ठीक है उसके नंबर क्या आप तो मैथ्स में कम आते हैं, क्या आप तो राजनीति में अच्छा हो, क्या पता ठीक है वो आपसे उम्र में काफी छोटा है, लेकिन क्या पता उसे ज्ञान हो इन चीजों का।
तो आपको तर्क देना चाहिए, लेकिन आपने इस प्रकार से कहा कि उसने आपने उसने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये क्या आपका डिस्क्रेडिट करना, आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ उड़ाना, रेदर दैन कि आपको आर्गुमेंट देना। ये आपका क्या कहलाता है? आर्गुमेंटम एड होमिनम कहलाता है, अटैकिंग द पर्सन। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कोई आपका नॉन वेजिटेरियन वुमन है, तो उसने क्या किया, वेजिटेरियनिज्म के ऊपर शायद कोई स्पीच दी या फिर कोई बात आर्गुमेंट रखी। तो अब जो सुनने वाले हैं, फिर जो बड़े लोग हैं, क्या बोलेंगे कि तुम्हारी जो बात है वेजिटेरियनिज्म के ऊपर हम क्यों माने या फिर क्यों सुने, क्योंकि तुम तो लेदर के शू पहनते हो, वो लेदर के शू जानते हो आप कि हाँ जानवर से बनते हैं, या फिर तुम नॉन वेजिटेरियन हो। भैया क्या पता नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन के साथ होते होते हुए भी आप वो, क्या पता वो एक स्कॉलर भी हो, क्या पता उसे ज्ञान हो कि हाँ वेजिटेरियनिज्म कैसे प्रभावित करता है, अपनी आदत से वो नॉन वेजिटेरियन खाती हो, लेकिन आपने उसके धज्जियां उड़ा दी कि तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, तुम तो लेदर के शू पहनते हो, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट क्यों सुने। जैसे कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कोई तर्क रख रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो सुनने वाले क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे आइडियाज को हम क्यों सुने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि तुम तो साइंटिस्ट भी नहीं हो। अरे भैया जरूरी थोड़ी साइंटिस्ट ही हो जो आर्ग्यूमेंट देगा अच्छे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्या आप तो कोई स्कॉलर है, कोई टीचर है, कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, राइट। तो आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से देने के बजाय जब आप उसके धज्जा उड़ा देते हो या फिर कोई आपकी धज्जा उड़ा देता है कैरेक्टर की, तो उसे हम आर्ग्यूमेंटम एंड होमिनम कहते हैं, अटैकिंग द पर्सन। और आप आगे देखो काफी सारी आपके पास फेलिसीज ऐसे आएंगे जिनके पास आर्ग्यूमेंटम एड लिखा होगा, और वे सारी फेलिसीज काफी जरूरी हो जाती हैं आपके पास। ठीक है, जो आपके जो नॉन इंग्लिश वर्ड हैं, लैटिन वर्ड जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं, ये वाली फेलिसीज काफी हद तक पूछ ली जाती है। अगली फेलिसी आपकी आर्ग्यूमेंटम एड पोपुलम, अपील टू द मासेस। आपने काफी बार ऐसा देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट है, कोई फोन है, कोई मोबाइल फोन है, अब क्या है कि उसको सब अच्छा मान रहे हैं या फिर उसको सब खरीदने जा रहे हैं, तो आपने पूछा भैया इसको क्यों खरीदो, इसके क्या फीचर हैं, क्या ये सबसे बेहतर है, तो आपको आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए ये बेहतर ही होगा। आप उसके टेक्निकली आपको उसके फीचर बताने चाहिए थे कि इसमें इतना कैमरा है, इतनी इतने की इसकी वैल्यू है, इतना लंबा ड्यूरेशन इसका चल जाता है बैटरी का, लेकिन आपने क्या कहा, सब लोग उसको खरीद रहे हैं इसलिए बेहतर ही होगा, सब लोग इस नेता को अच्छा मानते हैं, इसको वोट दे रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं मतलब वो जरूरी ही होगी। तो आपने किस चीज का सहारा लिया, भीड़ का सहारा लिया, जनता का सहारा लिया, पॉपुलेशन का सहारा लिया। तो वही आपकी फेलिसी है, पॉपुलम या फिर पॉपुलर, मतलब आप समझते हो इसका पॉपुलर होना, जनता में लोकप्रिय होना। तो ऐसी बातें जो इस बात को आगे रखती कि ठीक है जनता कहती है तो वो सही ही होगी, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं तो बात सही होगी। अधिकतर लोग ज्योतिषी विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं कि वो काम करती है, इसलिए वो वास्तविकता में काम करती ही होगी। सब एक फोन को खरीद रहे हैं तो शायद वो फोन बेहतर ही होगा। अब सुनने में तो लगता है हाँ भैया सब लोग खरीदे, सब लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, तो वो फोन सबसे बेहतर ही होगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो ये बात गलत है। गलत क्यों? क्या पता उस फोन के पीछे की मार्केट काफी सारी कर रखी हो, क्या पता फोन काफी सस्ता हो, क्या पता वो फोन ब्लैक में मिल रहा हो, क्या पता वो स्टेटस सिंबल बन रहा हो। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, जरूर नहीं कि सबसे बेस्ट फोन हो वो। आप इशारा समझ गए होंगे आईफोन की तरफ। तो आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, जहां पर हम जनता का सहारा लेते हैं, काफी सारे लोगों का सहारा लेते हैं अपनी बात को आगे रखने के लिए, रेदर देन आर्गुमेंट देते हैं। उसके बाद क्या है, काफी बार आपको देखने को मिलता है कि आपने कोई तर्क रखा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप ही कंपनी ने कोई आपको पॉलिसी साइन करने के लिए कहा, आपने कोई तर्क रखा उसके आगे कि मैं नहीं करूंगा, ये कारण है मेरे। आपकी कंपनी को क्या करना चाहिए था, तर्क देकर आपको काटना चाहिए था कि ठीक है ऐसी ऐसी बातें हैं इसलिए आपको मानना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे, आप हमारे नियमों को नहीं मानोगे, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो अंजाम बुरा होगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कोई तर्क नहीं है, ये डराना धमकाना है। तो वही आपकी आर्गुमेंटम एड बेकुलम फेलेसी कहलाती है, जहां पर आप आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से देने के बजाय आप उसे डराते धमकाते हो। ठीक है, कि अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो चीजें गलत हो सकती हैं, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने हमसे शादी नहीं की तो मैं एसिड गिर दूंगा, या फिर तुमने अगर इस नेता को नहीं चुना तो देश खत्म हो जाएगा। अब देश खत्म होने वाली बात क्या है, ये डराने वाली बात है कि भैया अगर ये नहीं आया तो देश खत्म हो जाएगा। टेक्निकली आपको बताना चाहिए था कि हाँ आर्गुमेंट क्या क्या आप रख रहे हो, लेकिन नहीं, आर्गुमेंट देने के बजाय आपने बोला देश खत्म हो जाएगा। सुनने में तो लगता है हाँ बात तो सही है, ये फिर हाँ लॉजिक है इसमें, फिर माननी पड़ेगी, अपीलिंग है, परसुएसिव होती है, लेकिन तार्किक सोचे तो गलत बात है, हमें भ्रांतियां हैं, भ्रम है। आगे बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड
मेसरिकॉर्डियम। अब ये क्या है? काफी बार लॉजिक का जवाब लॉजिक से देने की बजाय हम सिंपैथी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सर, मैं एग्जाम देने नहीं आ पाया, या फिर मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, या फिर मैं पास नहीं हो पाया, ये ज्यादा सही है, मैं पास नहीं हो पाया, या फिर मुझे पास कर दीजिए क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अब ये बात तो सुनने में तो लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है, सिंपैथी आ जाती है कि चलो ठीक है, इसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसको पास कर देते हैं। लेकिन तार्किक रूप से सोचें तो मम्मी की तबीयत खराब होना अलग बात है, और एग्जाम में पास होना अलग बात है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए आपको ज्ञान होने की आवश्यकता होती है, स्किल होने की आवश्यकता होती है, और आपके पास वो है नहीं और आप मम्मी का बहाना लेकर आ रहे हो। सुनने में तो पहले भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए पास कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है यहाँ पर। ठीक है, मैं लेट हो गया क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में है। अब सिंपैथी आ जाती है, चलो ठीक है मम्मी हॉस्पिटल में है, देख देख करनी पड़ती है, ये है वो है। लेकिन भैया मम्मी की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में, वो अलग बात है, सही है, लेकिन टाइम पर आना वो अलग चीज है। जैसे मुझे पासिंग ग्रेड दे दीजिए क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब ब्रेकअप हुआ है, मैं टूट गया हूं, ये सारी चीजें सिंपैथी गेन करने के लिए है, और मास्टर लोग मान जाते हैं क्योंकि वो भ्रांति में फंस जाते हैं। टेक्निकली सोचें तो भैया पासिंग तो आपको काबिलियत के हिसाब से होना पड़ेगा ना, ब्रेकअप हो चाहे ना हुआ हो। मुझे हायर कर लीजिए क्योंकि मेरे 5 बच्चे जिनको मुझे खाना खिलाना होता है। अब देखो ये सिंपैथी आ कि हाँ चलो इसको जरूरत है, इसको दे देते हैं जॉब। लेकिन भैया जॉब के लिए तो योग्यता की आवश्यकता है ना, आप में योग्यता नहीं है, आपको 4-5 बच्चों को फीड करना है, ये बात सही है, लेकिन आप में योग्यता होनी चाहिए काम करने की, रेदर देन कि 5 बच्चे। तो आप ही क्या आर्गुमेंटम एड मिसरिकॉर्डियम कहलाता है, जहां पर हम सिंपैथी का, दया का इस्तेमाल करते हैं, दया के भाव को आगे रखते हैं रेदर देन लॉजिक। आगे आपका आता है इक्विवोकेशन। इसमें क्या है, आप काफी बार एक बात को देखते हो कि एक ही शब्द के दो मतलब निकल कर आते हैं, और वो शब्द के प्रयोग भ्रांति उत्पन्न करते हैं, कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने एक साइन देखा, क्या लिखा होता है, फाइन फॉर पार्किंग हियर, तो इसलिए आपने क्या सोचा, फाइन टू पार्क। अब देखो यहाँ पर फाइन दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग है। जहां पर पहले वाले का मतलब है फाइन फॉर पार्किंग हियर, मतलब कि पार्क करने पर आपको जुर्माना लगेगा, चालान कटेगा आपका। दूसरे में क्या है, दूसरे का फाइन टू पार्क मतलब कि पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि मैंने एक साइन देखा, मैंने एक बोर्ड देखा जहां पर लिखा था फाइन फॉर पार्किंग हियर, तो मुझे लगा कि पार्क करना ठीक है, ये चालान है, ये ठीक है, तो आप इन दोनों से कंफ्यूज कर गए। तो ये क्या आपका इक्विवोकेशन, जहां पर आप शब्दों से कंफ्यूज जाते हो, एक शब्द के दो मतलब निकलते हैं और उन मतलब का आप गलत इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे अ फेदर इज लाइट, कि एक पंख हल्का होता है, इस लाइट का मतलब हल्का। वॉट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क, अब देखो लाइट यहां पर भी शब्द इस्तेमाल है, लेकिन जो डार्क, जो लाइट है वो डार्क नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश है, जहां पर रोशनी है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता। अब फिर आगे घूमेगी आगे बातें कि फेदर कैन नॉट बी डार्क, क्यों, क्योंकि फेदर लाइट होता है और लाइट डार्क नहीं होती, तो फेदर भी डार्क नहीं होता, जबकि टेक्निकली बात गलत है, क्योंकि यहां पर लाइट का मतलब है हल्का, यहां लाइट का मतलब है प्रकाश, और आपने लाइट और प्रकाश को कंफ्यूज कर दिया। आगे, आई हैव द राइट टू स्पीक, सो इट्स राइट फॉर मी टू स्पीक। अब देखो दोनों जहां राइट इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर राइट का मतलब है अधिकार, मेरे पास अधिकार है बोलने का, और दूसरी तरफ समय की बात हो रही है कि ये सही है इस समय बोलना। तो आपने दोनों को कंफ्यूज कर दिया कि भैया आपके पास अधिकार तो है, लेकिन जरूर थोड़ी हर जगह आप बोलो। लेकिन आपने क्या बोला, मेरे पास अधिकार है इसलिए यही सही है कि मैं बोलूं। ठीक है, इट्स राइट फॉर मी टू स्पीक, तो ये गलत है, सोचेंगे तो गलत निकल कर आएगा ये। आई हैव द राइट टू स्पीक, सो इट्स राइट फॉर मी टू स्पीक। आगे आपके पास है बेगिंग द क्वेश्चन। अब बेगिंग द क्वेश्चन, इसको सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पर घूमकर आ जाते हैं, इस प्रकार से। अब कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर कोई अलग से आर्ग्यूमेंट नहीं होती, जो क्वेश्चन में बातें लिखी हुई है ना, आप उसे घुमा फिरा कर आगे रख देते हो, और वो कहलाती है आपकी बैगिंग द क्वेश्चन। सुनने में तो लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं होता, वो तो क्वेश्चन ही था जो आपने घुमा फिरा कर आगे रख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कंक्लूजन इज एज्यूम्ड इन द प्रीमाइस, या फिर क्वेश्चन। जैसे लिखा यहाँ पर गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो, कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड का अस्तित्व है क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल सच है क्योंकि गॉड ने उसे लिखा है। अरे भैया दोनों बात आप एक ही तो कह रहे हो। आप जब इस बात को कह रहे हो कि बाइबल सच है क्योंकि भगवान ने उसे लिखा है, तो आप खुद ही मान रहे हो कि हाँ भैया भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो सुनने में तो सही लग रहा है कि हाँ भगवान है क्योंकि बाइबल कहती है, और बाइबल सच है क्योंकि भगवान ने उसे लिखा है, तो बात तो एक ही है। सुनने में लगता है कि हाँ सही कहा जा रहा है, लेकिन ये गलत है, ये तर्क नहीं है इसमें कुछ भी, आपने क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आगे रख दिया है। होना क्या चाहिए था
कि गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है, और बाइबल सच है क्योंकि वो साइंस पर, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ऐसा अगर हम कहते हैं तो शायद सही होता कि वो प्रूव कर चुका है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो किए हुए हैं, तब जाकर हम मानते हैं कि चलो ठीक है, नई आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को ही घुमा दिया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल सच है क्योंकि गॉड ने लिखी है। एक ही बात। फिर रीडिंग इज गुड बिकॉज इट इज बेनिफिशियल, कि पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि वो फायदेमंद है। अब भैया दोनों बात एक ही तो है आपकी, ठीक है? क्योंकि अच्छा होने का मतलब क्या होता है हमारे लिए? फायदेमंद ही तो होता है, स्वाद में या फिर किसी और चीजों में। तो वही है कि आपका रीडिंग अच्छी है क्योंकि वो फायदेमंद है। लो, तो इसे क्या, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, सर्कुलर रीजनिंग भी कह लेते हैं, बैगिंग द क्वेश्चन भी से हम कह लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिर आपकी फॉल्स कॉज, पोस्ट होक एर्गो प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्ट होक, इसमें क्या है कि हम जानते कोई भी घटना कारण प्रभाव से चलती है, कि कोई कारण था, उसकी वजह से कोई घटना हुई है या परिणाम निकले, प्रभाव पड़ा है उसका, ये हम मानते हैं। ठीक है, कि आप पढ़े हो इसलिए आप पास हो गए, आपने अच्छा खाना नहीं खाया इसलिए आप अनहेल्दी हो गए, आप मोटापा बढ़ गया आप में। लेकिन जब हम कारण को गलत मान लेते हैं, मतलब गलत कारण चुन लेते हैं, मतलब प्रभाव पड़ा किस चीज का, लेकिन जिस चीज से प्रभाव पड़ा उसको ना लेकर आप किसी और चीज को कारण समझ बैठे। जैसे आज से 10-15 साल पहले, अब तो गांव में लाइट आसानी से आ जाती है, लेकिन 10-15 साल पहले क्या था कि लाइट आती नहीं थी आसानी से। तो मान लीजिए सब टीवी देख रहे हैं और किसी ने छींक दिया है, फिर उठकर चल दिया, तो एकदम से लाइट चली गई, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते थे कि भैया इसने छींक दिया इसलिए लाइट चली गई। अब टेक्निकली देखें तो अच्छा, सब मानते भी थे इसको कि हाँ भैया ये उठकर चला है, फिर इसने छींक दिया तो शायद इसकी वजह से लाइट चली गई। और एक दो बार ऐसा हो जाए फिर तो उसको मान ही लेंगे, भैया इसके अलावा तो कुछ है नहीं ऑप्शन। लेकिन अगर आप सोचो बैठो तो आपको पता लगेगा कि भैया जो लाइट कट रही है वो इलेक्ट्रीशियन काट रहे हैं पीछे से, गांव की लाइट, उसके उठने छींकने में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने कारण दूसरा ले लिया, कारण गलत चुन लिया प्रभाव के लिए। जैसे काफी बार आप मान लीजिए मैच में जा रहे हो, मैच देखने, और आप एक दिन रेड टी शर्ट पहनकर चले गए और मैच जीत गई ये टीम, तो आपको लगता है कि शायद मेरे रेड कलर पहनने से टीम मैच जीत गई। तो ये क्या है भैया, कारण तो था टीम के जीतने का, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपने क्या माना कि मैं रेड टी शर्ट पहनने की वजह से टीम जीत गई। जैसे आपने लिखा है मैंने रेड कलर पहना इसलिए टीम जीत गई, तो रेड लकी है। मैंने छींका इसलिए पावर चली गई, तो मेरे छींकने से पावर चली जाती है। ऐसी बातें, ठीक है, कि इसके बोलने से तो काम गलत हो जाते हैं। भैया काम गलत हुए किसी और कारणों से, लेकिन इसका बोलना उस समय कॉन्सिडेंट था, लेकिन आपने इसको कारण मान लिया, तो आप क्या है, फॉल्स कॉज कहलाता है, गलत कारण कहलाता है, मिथ्या कारण कहलाता है। फिर आ गया आपका फॉल्स डेलेमा। फॉल्स डिलेमा क्या है? आप काफी बार देखते हो कि आपको कोई चॉइस दी जाती है, और चॉइस क्या होती है? दो ही होती है बस। कि या तो मान लीजिए लड़ाई हो रही है दो लड़कों के बीच में, और तीसरा व्यक्ति आया वो, तो इन्होंने क्या बोला उसको, या तो तुम मेरी तरफ हो तो तुम उसकी तरफ हो, या तो तुम मेरे दोस्त हो फिर तुम मेरे दुश्मन होगे। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो मेरे दुश्मन होंगे। दो ही ऑप्शन दिए गए, तो दोस्त या दुश्मन। तो ये क्या है, ये गलत है। सुनने में तो होता है हाँ, बात तो सही है कि यार मैं इसका अगर दोस्त नहीं हो तो दुश्मन ही हुआ, लेकिन ये बात सही नहीं है तार्किक रूप से। क्यों? क्योंकि भैया ये भी तो बोल सकता है ना, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है इसके पास कि भैया मैं तुम दोनों के फसड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ, मैं तुम दोनों के युद्ध में आता ही नहीं, लड़ाई में आता ही नहीं, मैं तो अलग बैठा रहूंगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं इसको, कि भैया या तो तुम मेरी तरफ हो या तुम उसकी तरफ हो। तो ये क्या है, पूरे ऑप्शन इसको नहीं दिए गए। जैसे या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे विरुद्ध हो। तुम टेस्ट को पास कर देते हो तो ठीक है, वो नहीं कर तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम पास हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो जीवन खत्म। अब सुनने में तो लगता है हाँ भाई बात तो सही है, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तार्किक रूप से सोचे तो भैया एग्जाम तो होते रहते हैं, अगली बार एग्जाम दिलेंगे पास हो जाएंगे। या तो तुम नियम को सपोर्ट करते हो फिर अराजकता चाहते हो। अब भैया जरूर थोड़ी वो नियम को सपोर्ट करता हो, और जो नियम को सपोर्ट नहीं करता वो अराजकता चाहेगा, वो विध्वंस चाहेगा। क्या पता वो कुछ और बातें रख रहा हो आगे, लेकिन आप उसकी सुनने की बजाय, उसको और कोई ऑप्शन देने की बजाय आप कह रहे हो सीधा बस अराजकता आ जाएगी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो आपके फोर्स डेलेमा ये कहलाता है। अगला है आपका स्लिपरी स्लोप। अब इसमें क्या है, जैसे आप देखते हो बोलते हुए केले के छिलके पर अगर पैर आया तो आप सीधा गिर जाओगे। तो वही है कि एक गलत काम और आगे सारे काम गलत होते चले जाएंगे। कि अगर एक हमने लेट सबमिट एक्सेप्ट कर लिया तो सब लेट सबमिट करना शुरू कर देंगे, कोई टाइम पर सबमिट नहीं करेगा। एक बुक हमने बैन कर दी तो सभी बुक्स बैन हो जाएंगे आगे जाकर। एक ड्रग हमने लीगलाइज कर दिया तो सभी ड्रग्स आगे जाके लीगलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्लिपरी स्लोप ये कहलाता है, राइट?
अगला है आपका स्ट्रोमैन फेलेसी। इसमें क्या है, जैसे आपका स्ट्रो होता है, स्ट्रो हम ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रो मोड़ लेते हैं हम, तो यही है कि इसमें जो आर्गुमेंट आप प्रस्तुत करते हैं ना, उसको तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से रखा जाता है कि भैया उसको काटना आसान हो जाए। जैसे आपने स्कूल में देखा कि लंच टाइम में क्या है, जंक फूड मिलते हैं और बच्चे जंक फूड खाते हैं, तो आपने प्रिंसिपल को जाकर बोला या फिर मैनेजर को जाकर बोला, स्कूल मैनेजर को, कि भैया स्कूल में फास्ट फूड ठीक नहीं है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो स्कूल में फास्ट फूड बैन कर देनी चाहिए या फिर उनको उनका स्टॉल हटा देना चाहिए। तो अब उसके आर्गुमेंट में कुछ और बातें रखनी चाहिए थी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसने क्या कहा कि तुम स्कूल में से इन फास्ट फूड को या फिर जो खाने के स्टॉल है उनको हटा रहे हो, इसका मतलब तुम चाहते हो बच्चे भूखे मर जाएं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है कि उसने आपकी आर्गुमेंट घुमा दी। आप तो कह रहे थे कि भैया स्टॉल हटा दो इनके, कुछ अच्छा नया आ जाएगा, कुछ बेहतर खाने को होगा, लेकिन ये फिर ये टिफिन लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, तुम चाहते हो कि स्टॉल हट जाए जिससे लोग भूखे मरे, बच्चे भूखे मर जाएं। तो आपका स्ट्रोफमैन फेलेसी कहलाता है। जैसे आप गए भैया दिल्ली में, पोल्यूशन काफी अधिक है, कुछ काम हमें करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज का कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा दूसरे व्यक्ति ने कि तुम चाहते हो कि पोल्यूशन इंडस्ट्री से, तुम चाहते हो इंडस्ट्रीज पूरी बंद हो जाए। अगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो तुम चाहते हो कि भैया सब बेरोजगार हो जाएं। तो ये क्या आपकी आर्गुमेंट घुमा दी। उस सुनने वाले बोले कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि भैया ये चाहते हैं कि शायद इंडस्ट्री बंद हो जाए और आपका रोजगार खत्म हो जाए सारे। तो इस प्रकार की बातें आपके स्लिपरी स्लोप में, या इसमें स्ट्रोमैन फेलेसी में आ जाती है। आगे आपका अपील टू अथॉरिटी, जहां पर क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी बड़े आदमी को लेकर आ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे राह चलता है, कोई रमेश है, वो बोलता है कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, आप भी इस्तेमाल कीजिए, तो आप नहीं करोगे। लेकिन अनुष्का शर्मा आती है, प्रियंका चोपड़ा आती है बोलने की मेरे टूथपेस्ट में नमक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ प्रियंका चोपड़ा अनुष्का शर्मा कह रही है तो सही ही होगा। लेकिन यहां पर आप एक चीज भूल गए कि भैया वो एक्टर है, वो डेंटिस्ट नहीं है जो बोलेगी सही होगा दांत के मामलों में। एक्टिंग के मामले में वो सही बोल सकती है, लेकिन वो कैसे बोल सकती है कि हाँ टूथपेस्ट में नमक है, वो तो गलत बात है। तो तार्किक लगता है हमको, लेकिन तार्किक नहीं है। जैसे काफी सारे एक्टर लोग पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो सुनने में लगता है कि हाँ भैया एक्टर है तो जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा वो सबसे अच्छी पार्टी होगी। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? भैया एक्टर को एक्टिंग के बारे में पता होगा ना, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी पता होगा। तो ये क्या आपका अपील टू अथॉरिटी, जहां पर हमको वैलिड अथॉरिटी को लाना चाहिए कि भैया अगर आप बात करो एक्टिंग की तो किसी एक्टिंग वाले पर्सन को लेकर आओ, पॉलिटिक्स की बात करो तो पॉलिटिशियन को लेकर आओ, दांतों की बात को डेंटिस्ट को लेकर आओ। लेकिन आप एक्टर से डेंटिस्ट की बात कराओगे तो ये तो गलत हो जाएगा। इसे हम कहते हैं आर्गुमेंटम एड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। फिर नो ट्रू स्कॉटमैन फेलिसिस में क्या है कि हम डेफिनेशन को घुमा देते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी सच्चा देशभक्त सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो क्या है कि देशभक्त की परिभाषा इन्होंने बदल दी अपने हित के लिए। सुनने में तो लगता है हाँ बात तो सही है, अपनी सरकार को कौन क्रिटिसाइज करता है, लेकिन यह बात तार्किक रूप से गलत है। कोई भी सच्चा भारतीय भारत छोड़कर नहीं जाएगा। अब सुनने में लगता है हाँ भाई सही है, लेकिन ये गलत है। क्या आप तो काम के लिए गया हो, क्या आप तो मेडिकल के लिए गया हो, क्या किसी और चीज के लिए गया हो। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट फेलेसी हमारे पास है कंपोजिशन फेलेसी। इसके दो पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, कंपोजिशन फेलेसी और डिवीजन फेलेसी। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। और इन दोनों को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी आपको एग्जाम है, राइट, 31 से लेकर 7 जनवरी तक आपको एग्जाम है। और उसके बाद आपके इसी चैनल पर डिकोड पॉलिटिक्स पर यूजीसी नेट पेपर 1 और आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू होने जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि दोनों की जो प्राइजेस रहेंगे आपके कोर्सेज की, वो 999 रहेंगी, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हो बाद में। और लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, राइट। आपको चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कंपोजिशन फेलिसी में ये है, इसमें ये मानकर हम बातों को आगे रखते हैं कि ठीक है, जो चीज़ें पार्ट्स के लिए सही होंगी, हम जानते हैं कोई भी मशीन कोई भी चीज़ें पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो चीज़ें पार्ट्स के लिए सही है वो उसकी पूरी बॉडी के लिए भी सही होगी। जैसे किसी मशीन के पार्ट्स काफ़ी हल्के हैं, मतलब क्या है, मशीन भी काफ़ी हल्की होगी। सुनने में तो होता है हाँ लॉजिकल है, लेकिन लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पार्ट्स छोटे होते हैं साइज में, हल्के होंगे, लेकिन मशीन तो पूरे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है तो वो भारी हो जाती है। वैसे ही ईंट जो है छोटी है, तो दीवार जो बनेगी वो भी छोटी होगी। क्या ये सही है? सुनने में तो शायद लगे कि हाँ बात तो सही है जब ईंट छोटी है, लेकिन ईंट से मिलकर जब दीवार बनती है तो बिल्डिंग तक बन जाती है आपकी। तो ये क्या है कि पार्ट्स के लिए जो सही है पूरी बिल्डिंग के लिए, पूरे बॉडी के लिए भी सही होगा।
ये फैलेसी है आपकी कंपोजिशन फैलेसी। इसी का दूसरा पार्ट है आपका डिवीजन फैलेसी, जहां पर क्या है, ये उल्टा है कंपोजिशन का। यहाँ पर क्या होगा, जो पूरी बॉडी के लिए सही है वो डिवीजन, ये पार्ट्स के लिए भी सही बताई जाती है हमको। जैसे वो टीम काफी अच्छा खेलती है, मतलब उसका हर एक प्लेयर काफी अच्छा है। अब सुनने में तो लगता है हाँ बात तो सही है, लेकिन तार्किक रूप से सोचे तो बात जरूरी नहीं कि सही हो। क्यों? क्योंकि देखो टीम में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। क्या आप तक केवल एक ही प्लेयर हो उसने जिताई हो टीम? अब एक ने जिताई हो या सबने जिताई हो, जीती तो टीम है। लेकिन हमने एक प्लेयर को क्रेडिट देने की बजाय हमने सबको बोला कि सब प्लेयर बेस्ट हो सकते हैं। राइट? केक काफी स्वादिष्ट है। अब केक काफी सारे चीजों से मिलकर बना होता है, तो मतलब जिन चीजों से मिलकर बना है वो हर एक चीज काफी स्वादिष्ट है। सुनने में तो लगता है हाँ बात तो सही होगी, क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फ्लेवर हो गया, आपका कोकोआ हो गया, एक काफी अच्छा टेस्ट इनका नहीं होता है। लेकिन इस फैलेसी के अनुसार हमने इनको सबको अच्छा बता दिया। तो आपकी डिवीजन फैलेसी है। इस प्रकार से हमने 15 फैलेसीज को देखा है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी यूजफुल लगी होगी। अगले कौन से टॉपिक पर हमको वीडियो बनानी चाहिए, आप बता सकते हो। धन्यवाद।